हम मौर्योत्तर काल की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मैंने एक वो पीपीटी बनाई है, तुलनात्मक रूप से पीपीटी बनाई है जैसे मौर्य काल। मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी की पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया था, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। केंद्रीकरण किन किन का हुआ था? एक प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण हुआ था और एक अर्थ का केंद्रीकरण हुआ था। अर्थ से अर्थ है यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्रीकरण हो ही रहा है और अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण भी यहाँ पर हो रहा है। परंतु जैसे ही मौर्योत्तर काल आएगा, पोस्ट मौर्य पीरियड आएगा, तो मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि कई भागों में जो मौर्य साम्राज्य है वो कई भागों में टूट जाएगा। परंतु टूट जरूर जाएगा, परंतु इस काल में एक विकास होगा, आर्थिक क्षेत्र में अधिक विकास होगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कौन सा युग आर्थिक विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग है, तो लगभग 80 से 90% स्टूडेंट गुप्त काल को लगाते हैं। परंतु हमें गुप्त काल पर टिक नहीं करना है। आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर स्वर्ण युग को पूछा जाए तो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मौर्य पीरियड है। अगर आ जाए आर्थिक विकास की दृष्टि से गोल्डन एज कौन सा है, तो आप बताएंगे मौर्योत्तर काल है। और ये मौर्योत्तर काल जो है, जब मौर्य साम्राज्य विघटित हुआ तो कई भागों में मौर्य साम्राज्य के विखंडन हो गए और कई हिस्सों में कई राजाओं का उत्थान हुआ, अर्थात ये विकेंद्रीकरण का काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद एक काल आता है गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये जानते रहिए। और सब लोग शायद यह जानते होंगे कि गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता है सांस्कृतिक डेवलपमेंट में। और गुप्त काल में गुप्त राजाओं ने फिर से अखंड राज्य की स्थापना की थी, अर्थात वह केंद्रीकरण का काल था। गुप्त काल के बाद फिर से भारत कई भागों में टूट जाता है। उस काल को हम गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड कहते हैं और यह काल पुनः विकेंद्रीकरण का काल है। अर्थात आप इस बात को समझिए, मौर्य काल केंद्रीकरण का काल, मौर्योत्तर काल विकेंद्रीकरण का काल। गुप्ता पीरियड फिर से केंद्रीकरण हुआ और गुप्तोत्तर काल में फिर से विकेंद्रीकरण हुआ। अर्थात हमारा इतिहास आगे कैसे कैसे बढ़ने जा रहा है उसकी मैंने एक रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की। चलिए अब हम जानते हैं कि अब हम पढ़ते हैं कि मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशियों का विवरण। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अशोक के अभिलेख। हम पूरे विस्तार से अशोक के अभिलेखों को पढ़ चुके हैं। वह मौर्य काल के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। दूसरा है जूनागढ़ के अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो हमने काफी विस्तार से पढ़ा है और इसके साथ सुदर्शन झील को भी पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि वहां से जानकारी मौर्य इतिहास के बारे में मिलती है। तीसरा पुरातात्विक स्रोत है लकड़ी के महल के साक्ष्य। यह लकड़ी के महल के साक्ष्य को हमने नहीं पढ़ा है। अब हम सबसे पहले इसी लकड़ी के महल के साक्ष्य को देखेंगे कि लकड़ी के महल के साक्ष्य कैसे मिल रहे हैं। अगर मैं होता क्या है कि जो टीचर्स होते हैं सबसे पहले मौर्य इतिहास के जानने के स्रोत को पढ़ाते हैं, परंतु हमने इसको बाद में रखा। कारण ये था कि पहले हम पुरातात्विक स्रोतों से फ्रेंडली तो हो जाएं, अशोक के अभिलेखों से, जूनागढ़ अभिलेखों से फ्रेंडली हो जाएं। इस कारण से मैंने मौर्य इतिहास को जानने के स्रोतों को बाद में रखा है। पुरातात्विक स्रोत में 3 स्रोत हैं। अशोक के अभिलेख, आपको मैंने कल बताया था कि 40 से ज्यादा अशोक के अभिलेख मिले हैं। जूनागढ़ का अभिलेख मैंने आपको बताया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा स्रोत हम पढ़ेंगे लकड़ी के महल के साक्ष्य से क्या जानकारी मिलती है। लक्ष्मण जी आखिरी पीपीटी ले चलिए, जो लास्ट पीपीटी की ओर चलिए लक्ष्मण जी।
बस इसके जस्ट पहले वाली, ऊपर और इसके पहले वाली, बस हाँ, ये जो चित्र बना है इसको देखिए। देखिए, लकड़ी के महल के साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत हैं लकड़ी के महल के साक्ष्य। मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है, यह भारत का चित्र है और मैंने जो अंकित किया है वह, जो गोल घेरे में मैंने अंकित किया है वह पाटलिपुत्र है। बाद में पाटलिपुत्र, भविष्य में मध्यकाल में जाके पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाएगा, यह जाना जाएगा पटना के नाम से। मैं क्या कह रहा हूँ, पाटलिपुत्र जब मध्यकाल आएगा तो उस समय पटना के नाम से जाना जाएगा। इस पटना या पाटलिपुत्र में खुदाई विद्वानों द्वारा, इस पाटलिपुत्र में विद्वानों द्वारा खुदाई की गई और जिस विद्वान ने इस पाटलिपुत्र या पटना की खुदाई की उनका नाम था स्नूपर। उनका नाम था स्नूपर। स्नूपर ने दो जगह, दो स्थानों पर, एक थे बुलंदी बाग और दूसरा था कुम्हार। मैंने क्या कहा, पाटलिपुत्र भविष्य में यानी मध्यकाल में पटना नाम से जाना जाएगा। इस पटना की खुदाई की जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की उसका नाम स्नूपर है। और स्नूपर ने दो जगह, उन्होंने जो बिहार पाटलिपुत्र में खुदाई की थी, दो जगह बुलंदी बाग और कुम्हार में लकड़ी के महल के साक्ष्य मिले हैं। क्या बताया, लकड़ी के महल के साक्ष्य। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जो लकड़ी के महल के साक्ष्य की खुदाई किसने कराई, तो आप बताएंगे आंसर स्नूपर साहब ने कराई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लकड़ी के महल के साक्ष्य किस काल से संबंधित हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होगा मौर्य पीरियड से। आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ी के महल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे पटना में बुलंदी बाग और कुम्हार से लकड़ी के महल के साक्ष्य मिले हैं। और एक ऐसे महल के साक्ष्य हैं जो इतने सालों के बाद भी इसमें दीमक नहीं लगी है। इस लकड़ी के महल के साक्ष्य में दीमक नहीं लगी है, ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय हुआ करती थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अब आप अपनी मूल पीपीटी पर आ जाइए लक्ष्मण जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर मौर्य इतिहास को जानने के तीन स्रोत हैं। तीन स्रोत हैं, पहला तो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का विवरण। अगर पूछा जाए पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत मौर्य इतिहास को जानने के हैं, तो आप बताएंगे सर अशोक के अभिलेख है पहला, दूसरा है जूनागढ़ के अभिलेख और तीसरा है लकड़ी के महल के साक्ष्य। अगर पूछ लिया जाए लकड़ी के महल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र ओब्लिक पटना। पटना में कहाँ कहाँ खुदाई हुई, तो आप बता देंगे। खुदाई करता या उत्खनन करता कौन थे, तो आप बता देंगे स्नूपर साहब खुदाई करता या उत्खनन करता थे। अब देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है मौर्य इतिहास को जानने के। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक कौटिल्य कौन था, थोड़ी देर में हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे कि कौटिल्य कौन था, चाणक्य कौन है, विष्णुगुप्त कौटिल्य के ही नाम है। दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तीसरी है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। यह विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है गुप्त काल से संबंधित है, परंतु इस पुस्तक में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए साहित्यिक स्रोत कौन है, तो आप बताएंगे सब तीन साहित्यिक स्रोत हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। और इस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में किस से क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है। अर्थात विरसल का अर्थ है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का था। विरसल का अर्थ है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का था। यह विशाख दत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस में बताया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य दलित था। आप समझते रहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, तो उसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दलित जाति का था। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और विदेशियों का विवरण ऐसा कुछ सच ऐसा कुछ नहीं है।
विदेशियों के विवरण में मेगास्थनीज को रखा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसमें विषय वस्तु क्या होगी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विषय वस्तु क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र की बुक है कि राजनीति शास्त्र की बुक है या किसकी बुक है? बताइए कौटिल्य का अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? देखिए यहाँ लिखा जरूर है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, परंतु यह अर्थशास्त्र की बुक नहीं है, इसका संबंध राजनीति से है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले लेते हैं पुरातात्विक स्रोत, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख, और आज मैंने लकड़ी के महल के साक्ष्य को भी करा दिया है। अब हम जो साहित्यिक स्रोत हैं उन साहित्यिक स्रोतों को उठाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य साहब कौन थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य कौन है, तो आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु यह राजनीति शास्त्र से संबंधित है या लोक प्रशासन से संबंधित है, और मैंने लिखा है अर्थशास्त्र से नहीं। कृपया इस बात को समझते रहिएगा कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी विषय वस्तु राजनीति है या पब्लिक एड है, अर्थशास्त्र नहीं है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया है, 7 सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। इन सप्तांग सिद्धांतों को कौन क्या क्या कहा गया है? तो पहला राजा, राजा को सिर की संज्ञा दी गई है, अर्थात राज्य के 7 सिद्धांतों में राजा सिर की तरह होता है, अमात्य आंख की तरह होता है, और जनपद जंघा की तरह होता है, और दुर्ग बाह की तरह होती है, और कोष मुख की तरह होता है, दंड बल सेना मस्तिष्क की तरह होती है, और मित्र जो होते हैं कान की तरह होते हैं। सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने किन सात लोगों के बारे में जानकारी दी है, आप इसको समझते रहिएगा। राजा को क्या कहा है, अमात्य को क्या कहा है, जनपद को क्या कहा है, दुर्ग को क्या कहा है, कोष को क्या कहा है, दंड बल सेना को मस्तिष्क की संज्ञा दी है, मित्र को कान की संज्ञा दी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो लेखक हैं, लेखक जैसे कौटिल्य साहब के कई नाम हैं, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को कई नाम से जाना जाता है, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगर मैं पूछूं कि मैकियावेली कहाँ का था, तो आप बता पाएंगे कि मैकियावेली साहब इटली के थे, और इटली में इनकी एक पुस्तक थी मैकियावेली की, द प्रिंस। ये किसकी पुस्तक है? जो इटली की मैकियावेली थे उनकी पुस्तक थी। और चाणक्य को, भाई कौटिल्य को भारत का पहला राजनीतिक चिंतक है यानी पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतक माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चाणक्य के अन्य नाम हैं, तो आप बताएंगे कि कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, भारत का मैकियावेली है, भारत का पहला राजनीतिक चिंतक है। यह इस तरह से आप चाणक्य के बारे में या कौटिल्य के बारे में उसका साप्ताहिक सिद्धांत को जानिएगा। और कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र की बुक है, लोक प्रशासन की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक नहीं है। इतना आप समझते रहिए। अब चलिए हम आते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका क्या कहती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेगास्थनीज की इंडिका किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेगास्थनीज की इंडिका किससे संबंधित है,
तो आप बताएंगे कि सर मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल की नगर प्रशासन और तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। आप विशेष ध्यान से रखेंगे कि मौर्य काल की नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था विशेष रूप से मेगास्थनीज की इंडिका में जिक्र किया गया है। अब मैं नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपसे पूछें कि मौर्य काल की नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप आंसर देंगे सर मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य काल की नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कि जो नगर प्रशासक प्रमुख नगर प्रशासनिक अधिकारी मौर्य काल में कौन था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख नगर प्रशासनिक अधिकारी मौर्य काल में कौन था, तो आप बताएंगे, आंसर देंगे एस्टिनोमी। एस्टिनोमी को नागरक या पुरमुख भी कहा गया। यह प्रमुख नगर प्रशासनिक अधिकारी था। जैसे वर्तमान में नगर निगम आयुक्त होता है, उसी तरह मौर्य काल में नगर प्रशासन का अधिकारी एस्टिनोमी हुआ करता था, या उसके दूसरे नाम नागरक या पुरमुख हुआ करते थे। अब मैं बता दूं कि जो नगर हुआ करते थे, जैसे मौर्य काल में बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, उन नगरों में 30 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी। मैंने क्या बताया कि उन नगरों में 30 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी, बड़े बड़े नगरों में। और 30 सदस्यीय परिषद थी, 6 इकाइयों में विभाजित थी। अर्थात 6 इकाई कौन कौन सी थी उस मौर्य काल में? एक थी औद्योगिक इकाई, दूसरी थी वैदेशिक इकाई, तीसरी थी जनगणना की इकाई, चौथी थी व्यापार की इकाई, पांचवी थी काला बाजारी की इकाई और छठी थी क्रय विक्रय पर कर। अर्थात इन 6 इकाइयों की कमान प्रत्येक 5-5 अधिकारी संभालते थे, और इन 5-5 अधिकारी संभालते थे। और प्रमुख जो मुख्य नगर जो अधिकारी होता था, एस्टिनोमी नाम से जाना जाता था। ये आप लोग इस बात को ध्यान रखें। अगर मैं अब आपसे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि भाई मौर्य काल से लेकर आज के काल तक, क्वेश्चन आया था मौर्य काल से लेकर वर्तमान काल तक जो नगर पालिका प्रशासन करती है, उसमें से इन 6 इकाइयों में से कौन सा काम आज भी जारी है? क्वेश्चन था। आप फिर से देखिए कि भाई जो मौर्य काल में जो नगर प्रशासन का एक काम हुआ करता था, वह काम आज भी नगर पालिकाओं में किया जाता है। वह कौन सा काम है? ऑप्शन 6 में से आपको मिल जाएंगे। औद्योगिक, बी दिनेश सिंह राठौर ने टैक्स का कहा है, और दूसरा है वैदेशिक, तीसरा है जनगणना, चौथा है व्यापार, पांचवा है काला बाजारी, छठवां है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय यानी सेल टैक्स का काम तो हम लोग करते हैं, जैसे मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ, वो तो वाणिज्य कर विभाग करता है क्रय विक्रय का कार्य। बताइए, यह देखिए, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि भूर सिंह ने तीसरा काम बताया है। भूर सिंह के साथ और लोग भी हैं कि भूर सिंह अकेले हैं? लावण्य, सोन काला बाजारी, सेंसस। सेंसस तो यहाँ क्या आएगा? देखिए, अभी आप लोग देख सकते होंगे कि आपके जिले में जो नगर पालिका है वर्तमान में, वह जनगणना का काम मुख्य रूप से उनके ही जवाबदेह होता है। जनगणना के साथ में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनके ही जिम्मे होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, अर्थात उसका नाम जनगणना में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसका संबंध भी जनगणना से होता है। तो इसका सही आंसर है जनगणना। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, औद्योगिक काम आज कोई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप दूसरे काम कर रहे हैं। वैदेशिक कार्य के लिए वर्तमान में विदेश मंत्रालय है। जनगणना का काम नगर पालिकाओं को ही दिया गया है। व्यापार के काम के लिए कोई अन्य संस्था है। कालाबाजारी रोकने के लिए कई संस्थाएं हैं, और सेल टैक्स क्रय विक्रय का कार्य करती है। अर्थात आप ध्यान रखिएगा कि
मौर्य काल से लेके वर्तमान समय में जनगणना का कार्य नगर पालिका ही करती आ रही है। चलिए, आगे जाके जो मेगास्थनीज साहब थे, मेगास्थनीज साहब की इंडिका में उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति कर की चोरी करते थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कर की चोरी करते थे, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था मौर्य काल में। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं है, फिर भी यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मेगास्थनीज के अनुसार जो व्यक्ति कर की चोरी करेगा उसको किस दंड से दंडित किया जाता था, तो आप बताएंगे मृत्युदंड। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि मौर्य काल की नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है मौर्य काल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नगर प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे एस्ट्रोनॉमी, नागरिक या प्रमुख कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था में कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 30 सदस्य थे, और ये 30 सदस्य 6 इकाइयों में बटे थे और प्रत्येक इकाई में 5-5 सदस्य होते थे। अर्थात औद्योगिक में 5 सदस्य, वैदेशिक में 5, जनगणना में 5, इसी तरह से बाकी में भी 5-5 होते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब मेगास्थनीज के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि भाई मेगास्थनीज ने जो चर्चा की है और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जो चर्चा हुई है, उसमें तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका की। देखिए, समाज समाज की क्या स्थिति थी, तो कौटिल्य ने अपनी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में कहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था, समाज में सबसे पहले जाति व्यवस्था लेंगे कि भारतीय जाति व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई थी। जैसे कि कौन कौन से थे? ब्राह्मण, पंडित और क्षत्रिय और शूद्र, 4 वर्णों में विभाजित थी। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये चाणक्य साहब कह रहे हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। परंतु परंतु इंडिका, जो मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है 7 वर्गों में बटी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस व्यक्ति ने कहा कि मौर्य काल की जाति व्यवस्था 7 वर्गों में बटी थी, और किसने कहा कि मौर्य काल की जाति व्यवस्था 4 वर्णों में बटी थी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र 4 भागों में बांट रही है, इंडिका 7 भागों में बांट रही है। महिलाओं की स्थिति के बारे में दोनों के समान विचार थे, अर्थात महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। ऋग्वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई थी। अब आती है दास प्रथा। दास प्रथा में कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में कहा कि भारत में 9 प्रकार के दास पाए जाते थे, परंतु मेगास्थनीज की इंडिका ने कहा कि भारत में दास प्रथा जैसी सच एस कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इसमें मैंने लिखा है मेगास्थनीज इंडिका में कहा कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा कि भारतीयों को लिपियों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि क्या लिखने, जो कि मेगास्थनीज साहब लिख रहे थे किसी बात को, तो उन्होंने लिख दिया, परंतु ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये चीजें आ गई थी। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इस चीज में अशोक के काफी लेख मिले हैं, तो इनसे प्रतीत होता है कि यह बात झूठ लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब तीसरा है विदेशियों का विवरण। जैसे मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत में विदेशियों का विवरण कौन कौन सा है, तो देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है। यह मैंने आपसे चर्चा की थी, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने यह पता लगाया था कि यह जो सेंडोकोटस है वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। यह कहानी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार एक विदेशी हुए हैं एरियन। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। अब देखिए, अब आप बड़ा विचार पूर्वक देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मौर्य इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, तो आप 3 स्रोत बताएंगे, यानी पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का विवरण। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत कितने हैं, तो आप वो भी 3 बताएंगे, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, लकड़ी के महल के साथ।
अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्यिक स्रोत मौर्य इतिहास को जानने के कितने हैं, तो भी वो आप 3 ही बताएँगे। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका और विशाखदत्त की मुद्रा अक्षर। यदि आपसे पूछा जाए कि विदेशियों के विवरण में कितने विदेशी जो मौर्य इतिहास को जानने के स्रोतों का वर्णन करते हैं, तो भी आप 3 ही बता। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ आके मौर्य काल लगभग-लगभग हम समाप्त हो गया है। कुछ 5% मौर्य काल और बचा है, जो हम अगले लेक्चर में चर्च होगा, उसका महत्व है उस मौर्य काल का। कहा था आधा घंटे की चर्चा और है मौर्य काल की, तो आधा घंटे में पूरी हो गई। अब मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछता हूँ कि मौर्य काल से संबंधित कोई क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे आएंगे। सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन जानने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति को एक अभिलेख मिला, उस व्यक्ति का नाम क्या था? सबसे पहला खोजा गया अभिलेख कौन सा था? किसने खोज की थी? भाई चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए। भूर सिंह बोल रहे हैं टी। सबसे पढ़ा गया अभिलेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मिलना चाहिए था। हाँ, दिल्ली टोपरा होगा। अभिलेख लिखे गए हैं मौर्य काल के। अभिलेख कितने स्क्रिप्ट में मिले हैं? जैसे खरोष्टी, जैसे आरमाइक। हाँ, ठीक है। लक्ष्मी मंडलोई चार चार स्क्रिप्ट में मिले हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जो वे कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक। क्वेश्चन है मास की अभिलेख, ठीक है। चार में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जैसे मास्की, नेटूर, उड़ेगुलम, गुजरात, दतिया। या ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लकड़ी के महल के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, तो क्या आंसर होगा? लकड़ी के महल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पटना से। ठीक है, पाटलिपुत्र या पटना। किसने खोजे लकड़ी के महल के साक्ष्य? लक लिया जाए जाति व्यवस्था में, इन मेगास्थनीज ने कितने भागों में भारतीय जाति व्यवस्था को बांटा? अगर पूछ लिया जाए कि कितने भागों में बांटा, तो आप बताएंगे 7। आती हैं, यह किसने बताया कि 9 प्रकार के दाग पाए जाते हैं? 7 प्रकार के दाग कौटिल्य ने बताया, बहुत बढ़िया। नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से? मौर्य काल के नगर प्रशासन की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कितने सदस्यों की परिषद हुआ करती थी? 27, 28, 29, 30। 30 सदस्यों की परिषद। यह 30 सदस्यों की परिषद कितने भागों में विभाजित थी? यह 30 सदस्यों की परिषद कितने। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। अब हम अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड। और इस चैप्टर को जो शुरू कर रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को। और मैंने को पहले दिन ही, जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे,
तब मैंने आपसे कहा था यह प्राचीन भारत एक चक्रव्यूह जैसा होता है कि हम इसमें प्रवेश तो कर जाते हैं परंतु निकल नहीं पाते, परंतु हम मौर्य पीरियड का जैसे ही विघटन हुआ, मैंने आपको बताया चंद्रबिंदी अशोक, मैंने आपको क्या बताया, आपको लक्ष्मण जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आवाज अटक रही सर। आवाज अटक हाँ रही अब है। आ रही सर। एक मिनट, एक मिनट, क्या है, मैं दरवाजे की शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। अब कैसी आवाज आ रही है? ऐसे या नो? आ रही सर, ठीक आ रही। चलिए, मैं समझता हूँ कि अब सब लोगों को आवाज आ रही होगी। मेरा कहना है कि हो गया, कैसे विघटन हुआ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सर फिर से अटक रही सर। अटक रही? अभी भी अटक रही है। फिर से नहीं आ रही। मैं देखता हूँ दूसरा बाय। अब आप आ रही है कि नहीं लक्ष्मण जी? जी सर। देखिए, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए आप लोग भी। देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं मौर्योत्तर काल की चर्चा कर रहा हूँ कि मौर्योत्तर काल को हम पढ़ेंगे और इस मौर्योत्तर काल को बड़ा साइंटिफिक रूप से पढ़ने जा रहे हैं और नोट्स बनाइएगा अपने। आवाज क्लियर नहीं है। जैसे ही मौर्योत्तर काल आया, हाँ मैं बता रहा हूँ देवराम जी क्या कहा मैंने कहा जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली गई। तब क्या हुआ, जैसे ही इतना बड़ा साम्राज्य का पतन हुआ मौर्य साम्राज्य का, तो भारत में कोई ऐसी
भारतीय बना सके। जब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची तो भारत में फिर से विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने लगे। तो हम और देखेंगे कि कौन कौन विदेशी आक्रमण भारत में शुरू हो गए। दूसरा, हम हेलो के बाद कणब आया, कणब के बाद सर, सातवाहन आया। बहुत इस तरह ज्यादा अटक रही सर आवाज। ज्यादा अटक रही। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से वो तुम्हारा नेट बैलेंस वगैरह खत्म हो गए होंगे ऐसे लग, दिन में यूज किया होगा ना। मैं करता हूँ। हाँ, एक बार मैसेज वगैरह चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाए। हाँ, वीडियो भी दिख नहीं रहा फर्स्ट। मैं 1-2 मिनट आप रुके, मैं कुछ करता हूँ। यस सर। हाँ।
उम्मीद करता हूं कि अब आवाज आप लोगों को आ रही होगी। चलिए, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, एक बार हम टोटली क्लोज करके फिर रिज्वाइन करते हैं, तो आप तुरंत ही रिज्वाइन हो जाएगा।